शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत यौम तालीम व यौम उर्दू का शानदार इनेकाद। तारीख़ हिंद की अजीम शख्सियत हज़रत टीपू सुल्तान, अल्लामा इकबाल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला सिद्धरामैया के सियासी मुशीर और MLC नसीर अहमद, महकमे मेहनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी मनोज जैन, रोज़नामा पासबान के एडिटर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और दीगर मेहमानाने खुसूसी की जश्न उर्दू में शिरकत। इस मौके पर साबिक रियासती वज़ीर और MLC नसीर अहमद ने हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर यकीन दिलाया कि उर्दू ज़बान की हिफाजत और तरक्की के लिए हर सतह पर कोशिशें की जाएंगी। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए उर्दू एकेडमी के ज़रिए हुकूमत के सामने मंसूबा पेश किया जाएगा। नसीर अहमद ने कहा कि उर्दू एकेडमी के बजट में इजाफा होगा और जल्द ही एकेडमी के लिए सदर और अरकान की नामजदगी अमल में आएगी। इस मौके पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत शाया 30 दिनों में उर्दू सीखें किताब का इजरा अमल में आया। हाफिज़ मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह किफ़ायत मैसूरी ने इस किताब को तरतीब दिया है। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी मनोज जैन ने कहा कि उर्दू सिर्फ अदब तक, उर्दू सिर्फ लिटरेचर तक महदूद न रहे बल्कि ज़बान के तौर पर फ़रोग़ पाए। इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी हैं। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत 30 दिनों में उर्दू सीखो कोर्स शुरू किया गया है। मनोज जैन ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में उर्दू को तीसरी ज़बान के तौर पर पढ़ाने के लिए स्कूलों की इंतज़ामिया के साथ बातचीत की जा रही है। इस तरह उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी हैं। महकमे लेबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि उर्दू न सिर्फ ज़बान है बल्कि हमारी विरासत है। नई नस्ल को उर्दू की विरासत से आगाह करने की ज़रूरत है ताकि सही मानों में तरक्की हो सके। इस तकरीब में यनोपिया यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद अकील अहमद ने कहा कि हिंदुस्तानी तहजीबों और सकाफ़तों पर हमला हो रहा है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर कौमों की तहजीबें और कल्चर भी गैर महफूज हैं। लिहाजा हिंदुस्तानी कल्चर और उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस सेमिनार में मुनीर अहमद जामी, मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, मुबीन मुनव्वर, इफ्तिखार अहमद शरीफ, मोहम्मद आज़म शाहिद और इब्राहिम नफीस ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ज़राइन ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार डॉक्टर माज़ुद्दीन खान ने कहा कि महदूद बजट के बावजूद उर्दू एकेडमी मुख्तलिफ प्रोग्राम नाफिज कर रही है। माज़ुद्दीन खान ने कहा कि यौम तालीम व यौम उर्दू के मौके पर रियासती सतह पर तलबा और असातिज़ा के दरमियान मज़मून नवीसी के मुकाबले मुनक़द किए गए। आज यानी 28 नवंबर 2023 बरोज़ मंगल उर्दू एकेडमी के दफ्तर में हुए इन मुकाबलों में हिस्सा लेकर इम्तियाजी मकाम हासिल करने वाले तलबा और असातिज़ा को प्रोग्राम के इख्तिताम पर इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। पहला इनाम 10,000 रुपये, दूसरा इनाम 7,000 और तीसरा इनाम 5,000 रुपयों पर मुश्तमिल था। बहरहाल एक तवील वक्फे के बाद कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत आला पैमाने पर जश्न उर्दू की तकरीब मुनक़द हुई। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मुलबागल से कोलार और नसरीन ताज और सरैया खानम में मतलब हमारी थोड़ी बहुत कमी रह गई, उसको हम लोगों को बताना ही नहीं पाए। और हिंदुस्तान के अंदर वो हो भी सकता है कि बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस हम लोगों को आगे नहीं लाना चाहते। कंट्रीब्यूशन हमारा जो है, हमारे सैक्रिफाइसेस जो हैं, हमारी जो कुर्बानियां हैं, उसके बारे में उजागर करना नहीं चाहते। तो ये भी हो सकता है, मगर उसके साथ साथ
हमारे साथ जितने भी इदारे हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हो, चाहे वो NGOs हो, चाहे वो दूसरे उर्दू की तरक्की के लिए काम करते हुए जो इदारे हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि इसके बारे में एक सेमिनार करें या डिबेट करें या सिंपोजियम करें। इससे हर जगह मालूम हो, खुद हमारी कौम को ही हमारे कंट्रीब्यूशन और हमारे कुर्बानियाँ मालूम नहीं, तो हमारे अंदर भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तस्करा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बहस हो, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात करने की अगर कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो नई पीढ़ी है उनको हमारे आदा व अजदाद की जो कंट्रीब्यूशंस थे, जो कुर्बानियाँ थे, उसके बारे में मालूम करने का एक मौका मिलेगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह मैं और ज़मीर साहब मिलकर इस बार जो रिवाइज बजट में कुछ ना कुछ फंडिंग भी करने की कोशिश करेंगे। और मैं खासकर उर्दू अकादमी के आप रजिस्ट्रार को और दूसरे उनकी टीम को ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हों, तालुक लेवल में भी हों, तो उससे फ़ायदा होगा। और सिर्फ बेंगलुरु में एक बड़ी तादाद उर्दू जानने वालों की है, उर्दू सीखने वालों की है, उर्दू पढ़ने वालों की है। और ये जो प्रोग्राम आपने किया हुआ है कि 30 दिन में उर्दू को सिखाया जाएगा, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये बिल्डिंग के अंदर या ऑफिस के अंदर सिखाना उससे बेहतर होगा कि आप कॉलेजेस को जाए, स्कूल्स को जाए, वहाँ पर दिन के अंदर सेंटर्स में जाकर कहें कि भाई हम 30 दिन के अंदर उर्दू सिखाएंगे। तो उससे मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं, वो भी उसमें एनरोल होंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना था कि हिंदुस्तान में कोविड हुआ और कोविड में सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट मुतासिर हुआ वो उर्दू अकेडमी था। लेकिन बहरहाल अब मनोज जैन साहब की सरबराही में उर्दू अकेडमी ने अपना काम अपने रास्ते पर, अपने ट्रैक पर वापस आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि कोशिशों से और सप्लीमेंट्री ग्रांट में उम्मीद है कि और हमें बजट मिलेगा। क्योंकि जैसा अभी आपके सामने बताया कि उर्दू जो है, किसी का सोचना कि उर्दू जो है कोई विदेशी ज़बान है, कलम की ज़बान है, ये गलतफहमी है। तो आप जैसे जानते हैं कि जो हम कहते हैं कि उर्दू की जो पैदाइश की 3-4 जगह हैं, उसमें दक्कन, गुलबर्गा और हैदराबाद भी है, हिस्सा है, अजीमाबाद, दिल्ली, लखनऊ। इस तरह माना जाता है कि हिंदुस्तान में इन 4-5 जगहों पे उर्दू की पैदाइश और तरोीज और उसकी इशाअत हुई है। तो उम्मीद है कि जो, और खासकर ये बात भी है, शायद मनोज जैन को भी पता होगा कि उर्दू जो है कर्नाटका में दूसरी ज़बान है। कन्नड़ जो है पहली ज़बान है, लेकिन उर्दू जो है वो दूसरी ज़बान है। तो ये किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम उर्दू की तरोीज जो इशाअत कर रहे हैं तो कोई कानूनी काम है या आउट ऑफ द सिलेबस काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि, और काफ़ी जो है यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आज मजमून नवेसी और दीगर जो आपके मुकाबलेजात हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, उससे जो यहाँ पर तलबा हैं और जो टीचर हजरात हैं उनको काफ़ी कुछ उनको हौसला अफजाई हुई है। और चाहूँगा कि मैं, अभी आजम शाहिद बोल रहे थे कि मैं एजुकेशन कमिश्नर रहा हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा ये रहा है कि जो हमारे स्कूल की लाइब्रेरियाँ हैं वो और किताबें हैं, वो बच्चों के हाथ की जीनत बनने के बजाय वो अलमीरे की जीनत बनती हैं। उसको थोड़ा हमारे टीचर हजरात अगर कम करेंगे और बच्चों के हाथ में किताबें देंगे तो हम सबसे बड़ी उर्दू की खिदमत कर सकते हैं। अलमिया ये है कि हम उर्दू दां होते हुए उर्दू से बहुत ज्यादा लगाव का ऐलान भी करते हैं, लेकिन जो किताबें हैं वो बहुत महफूज रहती हैं। मैंने एज ए एजुकेशन कमिश्नर, मुझे याद है और आप सबको भी पता है कि अभी हर साल में 10-20% जो अगर उर्दू किताबों में कुछ लॉस होता है, गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है कि आप उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। और किताबें जो है वो जीनत बनी रहती हैं अलमीरा की, और बच्चे जो है उर्दू की विरासत से, मैं ये कह रहा हूँ विरासत से, जबान से नहीं, विरासत से महरूम हो जाते हैं। क्योंकि उर्दू न सिर्फ जबान है बल्कि हमारी विरासत है।
اگر ہم اردو پڑھیں گے تو ہماری کیا وراثت ہے اس سے ہم تعارف حاصل کر سکتے ہیں، اور جو اپنی وراثت کو جانتا ہے وہ آگے بھی ترقی کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی وراثت پتہ نہیں ہے، آپ کیا تھے، کیسے اس مقام پہ پہنچے ہیں، آپ نے کیا اچھائی کی، کیا برائی کی، وراثت میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، تو جب تک ہم اس بات کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی وراثت کو اردو کے ذریعے پہچاننا ہوگا اور آگے جانا ہوگا، اور اس کام کو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے ٹیچر حضرات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو ضرورت اس بات کی نئی نسل کو آپ کو اچھی طرح سے اپنی وراثت کو پہنچانا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی وراثت کو اپنے پاس رکھ لی تو ختم ہو گئی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، میں یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں۔ محی الدین صاحب ہیں، وہ کافی ناٹک وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کہ اردو اخبارات اور اردو زبان جو ہے ہم اس کو عام فہم نہیں کر پائے ہیں۔ ایک چند گروپ میں ہی ہم پڑھتے ہیں، ہم خود گاتے اور خود سنتے ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایز اے سیکرٹری اور سرکار کی طرف سے یہی کہ اردو کے، جیسا کہ محسن سر نے بھی کہا کہ اردو کے پروگریس کے لیے اردو واپس زبان بننی چاہیے، نہ کہ لٹریچر رہ جانا چاہیے۔ اس کے لیے میں خان صاحب کے ساتھ میں، رجسٹرار صاحب کے ساتھ میں، جب سے اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، ہم نے بہت ڈسکشن کی ہے۔ ڈسکشن کرنے کے بعد میں کبھی کبھی ہر چیز بجٹ سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی چیزوں سے آپٹیمم یوٹیلائزیشن کرنے سے بھی ہوتی ہے، تو ہم نے ایک 30 دن کا کورس بنایا، 30 days کورس ان اردو۔ آج تک کیا ہوتا تھا، اردو کا کورس 1 سال کا، 2 سال کا، تو لوگ ہر سیٹرڈے سنڈے کب تک آئیں گے؟ 365 days ملٹیپلائی بائی 2 years۔ تو اس کورس کو ہم نے کنورٹ کیا 30 days ان اردو، کتابیں بھی چھپ چکی، لوگ ایڈمیشن بھی ہو چکے، اور اس کے تھرو ہم نے کیا کیا کہ کئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز وہ آگے آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ میں ہم کوآرڈینیٹ کر کے گلبرگہ میں، جہاں پہ پاپولیشن زیادہ، بیدر میں، کوپڑ میں، وہاں پہ بہت ہی کم پیسے میں اردو کا 30 دن کا کورس یہ شروع کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، جس سے زیادہ لوگوں کو اردو سیکھنے کا موقع مل سکے۔ سرٹیفکیٹ اردو اکیڈمی سے ملے گا، کورس پرائیویٹ لوگ کرائیں گے، بکس ہم دیں گے 30 days والا۔ کتنے پیج کا ہے؟ 600 روپے فیس ہے، پیجز 200 پیجز کی بک دیں گے، اس کو پڑھایا جائے گا اور اردو سیکھی جائے گی، تاکہ سب کو چانس مل سکے۔ اردو ایک سمودائے وشیش کی زبان نہیں ہے۔ جب اردو شروعات ہوئی تھی، ہم نے ہسٹری میں پڑھا کہ جب مغلوں کے ٹائم پہ جو آرمی کیمپ ہوتے تھے، آرمی کیمپ میں الگ الگ بھاشائیں آپس میں بولی گئی، یوپی، اودھی، بندیل کھنڈی، ہندی، اور سب کو مکس کر کے ایک بھاشا بنی اردو بھاشا۔ تو ویسے ہی آج بھی یہ جو پروگرام کیا گیا تاکہ بچوں کو اور جو ٹیچرز ہیں واپس ان کو اردو سے جوڑا جا چکے۔ اس کے لیے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے، میں نے بولا کہ اردو سب کی بھاشا ہے، لیکن پھر بھی جو مائنورٹی مینجمنٹ سے چل رہے اسکولز ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کی فرسٹ رسپانسبلٹی ہے کہ واپس اردو کو بڑھاوا دیا جائے۔ تو ان کی ایک میٹنگ کی، ہمارے بچے ابھی دیکھا جائے تو 3rd لینگویج کے روپ میں فرینچ، جرمن، جاپنیز، منڈرین وہ لینگویج پڑھتے ہیں، تو وہ کیوں پڑھنا، اردو پڑھو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہر اسکول میں اردو ٹیچر ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو، بچوں کو ایک آپشن ہو چکے کہ اردو بھی لیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ بھی پروپوزل کیا کہ جو ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز ہیں، ان کے آجو باجو میں یدی کوئی پرائیویٹ اسکول ہے تو وہ ہفتے کے اندر 1-2 دن جا کے وہاں پہ اردو کی کلاس لے سکتے ہیں۔ تو انسٹیٹیوشن سے بات بھی چل رہی ہے، دیکھیں کوئی انسٹیٹیوشن یدی آگے آئے گا تو اس حساب سے یدی پرائیویٹ اسکولز میں یدی ہم اردو کو ایز اے 3rd لینگویج پروموٹ کرنے کی کوشش کریں تو بھی یہ زیادہ پاپولر ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں، کوشش چالو ہے کہ اردو واپس، جیسا سر نے کہا کہ میڈیا، پرنٹ میڈیا ان سب کا بھی ہے، تو یہ ہمارا ایک سملت پریاس ہونا چاہیے کہ واپس اردو کو ایک 2nd لینگویج، جیسے کرناٹکا میں دوسری لینگویج کے روپ میں کیسے استھاپت ہوئی، کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ہم پریاس کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا سہیوگ بھی چاہیے۔ تھینک یو۔
It reminds me of some of the other couplets of Iqbal. I usually quote Iqbal because he is very near to me. It doesn't mean that I don't like Ghalib. Ghalib also is very good. He's also very philosophical, but look at his Ghalib. Ye masail tasawwuf tera bayan Ghalib tujhe hum wali samajhte jo nabada khar hota. Without this, but still, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. I think so, I need اس چیئر پہ میں پورے نوجوان طلباء اور طالبات کا میں توجہ چاہتا ہوں. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. And to be a little more philosophical and all, India is the land of all religions. Spirituality is our strength. Please do not forget, spirituality is our strength, and there has been an invasion on our culture. Let it be for any religion for that matter. We should safeguard it. So that's for that reason that we have to strengthen our spirituality, and that is exactly تیرے سجدوں کو کیا ہوا صدیاں گزر گئی, تیرے سجدوں کو کیا ہوا صدیاں گزر گئی, زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. This is exactly what I mean, but nevertheless I have come all the way from Mysore, but still I feel that I'm only 70 years young. There are a lot of things I have to do. And so in this context, I'd like to quote Robert Frost. Puts are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. I conclude my speech with a word of thanks to Dr. Khan Sahab, because it is already said in Surah Ar-Rahman, Al-Jazaa wal-Ihsan ila al-Ihsan. He has come like an angel to me. He has been motivating me also, and he's trying to make me comfortable in all aspects. And from the bottom of my heart, I thank him and all the members of the committee who have taken, rather I have been more pampered. Thank you very much. اردو اسکولس میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد 3,85,480 ہے, جبکہ یہ تعداد تقریباً 7 لاکھ ہونی چاہیے. اور کل اردو میڈیم اسکولز کرناٹک میں 5,011 ہیں. یہ تعداد میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں بڑی ہی جوش کے ساتھ, ہمت کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو کو یو پی بہار میں زندہ رکھا ہے, وہاں انہوں نے دفن کر دیا ہے. نہ یو پی نہ بہار میں 5,000 اردو اسکولز, اردو میڈیم اسکولز نہیں ہوں گے جو کرناٹک میں ہیں. شاید اس کا مقابلہ مہاراشٹر کر سکتا ہے. جو بچے پہلی سے 8ویں جماعت تک جو داخلے لیتے ہیں, 8,73,050 بچے پہلی سے 5ویں جماعت تک, پہلی سے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک آنے تک یہ بچوں کی تعداد 4,77,000 ہو جاتی ہے. 10ویں جماعت آتے آتے ان کی تعداد 2,65,000 ہو جاتی ہے. یہ پورے 16 لاکھ کی بات کر رہا ہوں. 16 لاکھ میں 3,85,000 اردو میڈیم میں ہے, بقیہ اردو میں, انگلش میڈیم میں, کنڑ میڈیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں یہ قطعی نہیں کہوں گا کہ کوئی انگلش میڈیم میں نہ پڑھے یا کنڑا میڈیم میں نہ پڑھے. جیسا کہ افتخار صاحب نے کہا, ایک سبجیکٹ وہ اردو پڑھ لے کافی ہے ہمارے لیے. اب اردو میڈیم اسکولز میں جو داخلے ہوتے ہیں, جو پہلے تقریباً 4-5 سال پہلے جو ہے ان کی تعداد 5 لاکھ بچے پڑھتے تھے, لیکن وہ گھٹ کر جو ہے اب 3,85,000 آ گئے ہیں.
पहली से 5वीं जमात तक 2,25,870 बच्चे और 6वीं से 8वीं जमात तक 1,07,485 बच्चे। हाई स्कूल में जब आते हैं ये इनकी तादाद 50 पर 2,128 बच्चे। ये ड्रॉप आउट्स हैं। अब इसकी वजह क्या है कि भी ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं? पहली वजह तो यह है कि गवर्नमेंट स्कूल मुफ्त होती है, मुफ्त की कोई अहमियत नहीं रही। आज गरीब से गरीब मुसलमान अपने बच्चों को अच्छी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सबब यह है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल, अगर उनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सिविल सर्विसेज में ले जाना है, तो उनको जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। मैं आपको बताऊं कि चाहे वो ज़िरत हो, आबपाशी हो, या जंगी पैमाने पर जंग साजी का जो तरीका है वारफेयर का, इन तमाम चीज़ों में इख्तराई ज़हनियत के हामिल थे। आज रियासत कर्नाटक में जो सबसे बड़ा पानी का डैम है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है कृष्णराज सागर, नलवाड़ी कृष्णराज वरैयर ने ये सर एम विश्वेश्वरैया के जरिए यहाँ कायम किया था। मगर उस जमाने में टीपू सुल्तान ने इसकी पोटेंशियल को समझा और उन्होंने ईद मिलादुन नबी के दिन एक फारसी कदवा लगाकर उसका वहां पर संग बुनियाद रखा था। अब देखिए कि मैसूर के महाराजा की रोशन ख्याली, खुदाई के दौरान वो कदवा मिला, कहीं फेंक दिया जाता था, मगर उन्होंने उसको नस्ब किया है। बाबुल दाखिला में एंट्रेंस में उसका तर्जुमा कन्नड़ में, अंग्रेजी में वहां आज रखा गया है। आज़ादी के हवाले से टीपू सुल्तान ने जो उस वक्त स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि अपने दुश्मन के दुश्मन से उन्होंने दोस्ती की। अंग्रेज टीपू सुल्तान के मुखालिफ थे, हिंदुस्तानियों के मुखालिफ थे, मगर उन्होंने फ्रांसीसी फौज से राबिता रखा। उस वक्त के जो फ्रांसीसी इनकलाबी लीडर नेपोलियन बोनापार्टे से उनकी खत्तो किताबत रही, मगर फ्रांसीसी इनकलाब, फ्रेंच रेवोल्यूशन की आमद के बाद वो पूरी तौर पर हिमायत श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच नहीं पाई। और जिस तरह कहते हैं कि जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होगा, लकड़ी के कटने का कोई रास्ता ना होगा। जाहिर है कि यहाँ पर इख्तिदार की लालच में, चाहे वो हैदराबाद के निज़ाम रहे हों, या मराठे रहे हों, या केरला के नायर ब्राह्मीण रूलर्स रहे हों, या खुद उनकी फौज में जो गद्दार थे, जो मफाद परस्त थे, उसकी वजह से 4 मई 1799 में मैसूर की चौथी जंग जो अंग्रेजों से टीपू सुल्तान ने लड़ी, उसमें वो शहीद हो गए और उन्होंने इस जमीन के जर्रों को मुनव्वर वो कर गए। मगर मैं आपको बताऊं, अगर उस वक्त करीबी रियासतों के जितने भी अहबाब थे जिन्हें अपनी कुर्सी बड़ी अजीज थी, अगर वो टीपू सुल्तान का साथ दे देते तो हमें 15 अगस्त 1947 तक आज़ादी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था। कहते हैं कि जिस तरह लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई और हमने सजा झेली है अंग्रेजों के हाथों। और आज भी मेरा ये एहसास है कि गुलामाना ज़हनियत हमारे पास है। ऐसे फरमा रवा और रियाया परवर, रोशन ख्याल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से भी जिद्दत तराज, इनोवेटिव थॉट रखने वाले इस रूलर के लिए, जो हमेशा अपने आप को लोगों का सेवक कहता था और आज लोगों का सेवक कहकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। मगर उस हुक्मरान ने बेंगलोर में देखिए, जहां उसका समर पैलेस है, उससे लगा हुआ ही एक मंदिर रहा है। चाहते तो वह मंदिर का सफाया कर देते, मंदिर बाकी है। उसी रास्ते में 3 मंदिर हैं, वो बाकी हैं। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिले में आता है। मराठों ने हमला कर दिया और शंकराचार्य जो जगत गुरु थे वहां से फरार होने वाले थे। टीपू सुल्तान ने उनकी सलामती के लिए वहां एंडोमेंट्स दिए।
1000 ब्राह्मणों के खाने का इंतजाम रोजाना करने के लिए उन्होंने वहां पर ग्रांट जारी किया, सोने चांदी के बर्तन दिए। और आप हम देखते हैं एक नंजनगुड़ एक मुकाम है, आप बेहतर जानते हैं, वहां के मंदिर के लिए भी उन्होंने तोहफे दिए। और वहां जो सुबह में मंदिर में जो पूजा होती है, वो बर्तन जो टीपू सुल्तान ने दिए हैं, उस पर ये कनिंदा है कि हकीम नंजुनिगे टीपू वीना कोड़ोगे, यानी हकीम यानी एक मन्नत कर ली गई थी फौज के हाथी की बीमारी पे, उसे शिफा मिल गई, तो वहां उन्होंने उस मजहबी रवादारी की मिसाल के तौर पर मंदिर को एंडोमेंट्स दिया था। फिर उसके बाद मेलोकोटे एक मकाम आता है मंड्या डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ चेलवराय स्वामी टेम्पल है, वहाँ के ब्राह्मण आपस में लड़ते थे कि आज मुझे ये मकाम मिले वगैरह वगैरह में उन्होंने तस्फिया कराया। और कर्नाटक ही में टीपू सुल्तान को हिंदू दुश्मन कहा गया है, कह रहे हैं उन्हें कन्नड़ जबान का दुश्मन कहा गया है, जाबिर कहा गया और जाहिल कहा गया। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त के जो तारीखी तकाजे थे, कोडगु कूर्ग जिस जिले में हम कहते हैं, वहां के रहने वाले कई कोडगु यानी कूर्ग के रहने वाले लोग अंग्रेजों के लिए अनाज फराहम करते थे, सहूलियत फराहम करते थे। जब अंग्रेज मैसूर जिले में हुंसूर के करीब प्रियापट्टना में उन्होंने अपने कैंप लगाए थे, उनके लिए वो कुंभक पहुंचाया करते थे। टीपू सुल्तान को गुस्सा आया, उन्होंने उनको सजा दी। इसी तरह अंग्रेजों के साथ जिसने भी वफादारी की, उन्होंने वतन के लिए गद्दारी की, उनको टीपू सुल्तान ने सजा दी है। मगर रवादारी की किस कदर रोशन मिसाल मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि श्रीरंगपट्टन जो नाम है उस देवी के नाम से रखा गया है, जिस नाम से उस गांव का नाम है। मंदिर वहां पर श्रीरंग टेम्पल है, वो आज भी लिविंग टेस्टिमनी है टीपू सुल्तान के रोशन ख्याल के लिए। सबसे पहले फ्रांस के मदद से उन्होंने जो रॉकेट साजी का जो यहाँ पर नमूना इस्तेमाल किया, बाद के अलग जंगों में बरतानिया ने उन तमाम रॉकेट्स को इस्तेमाल किया। इसके बारे में तफसीलात बहुत ज्यादा तवील हो जाती हैं। इसके बाद अल्लामा इकबाल, मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी ऐसा रहा होगा जिन्हें अल्लामा इकबाल अजीज नहीं रहे होंगे। हम सब के फिक्र में, हम सब के सोच में अल्लामा इकबाल का हिस्सा रहा है। ये ऐसा शायर जो मुत्तहदा हिंदुस्तान में आज़ादी से तकरीबन 17-18 साल पहले वो फौत हो चुके थे, मगर उन्हें पड़ोसी मुल्क का बानी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल की शायरी पर आज भी अलग अलग तरीके के लेबल लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि वो किसी भी मानों में दुनिया के अजीम शायरों में वो एक इम्तियाजी मकाम के हामिल हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबके लिए अजबर है। जो दुआ उन्होंने लिखी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और जोश जज्बे को उभारने के लिए खुदा शनासी के लिए, हालत से शनासाई के लिए इकबाल ने जो खुतबात दिए, जो तहरीरें लिखी, हमारे लिए वो बहुत बड़ा विरसा है। मैं आपको बताऊं कि हुकूमत हिंद ने उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने अल्लामा इकबाल के 100 साला मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अकाबिरीन ने अपने तासुरात पेश किए हैं। महात्मा गांधी का भी एक खत उर्दू में लिखा हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के हवाले से। जब अल्लामा इकबाल की वफात हो जाती है तो गांधी ने कहा है कि जेल में रहते हुए मैंने हिंदुस्तान की आज़ादी के ख्वाब देखते हुए न जाने कितनी बार मैंने अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो तराना गाया। और वो वक्त आया जब एक पहला हिंदुस्तानी खला में जाता है, राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा जब जाता है, और जब उससे पूछा गया है कि हमारा देश वहां से कैसे लगता है, उनकी जबान पे भी वही नगमा आता है। तो मेरा कहने का मुख्तसर सा ये मकसद है कि अल्लामा इकबाल की शायरी पैगाम से मामूर रही। इसने सोए हुए हिंदुस्तानियों को जगाया और ये बताया कि आज़ादी तुम्हारा बुनियादी हक है। जिस वतन में हम पैदा हुए हैं उसकी मिट्टी हमारे लिए तबर्रुक है, उसको आंखों को लगाना है, और इस वतन के साथ जो वफादारी मोहब्बत है, इस देश की जो महान सभ्यता है, उसके न जाने कितने पहलू हमारे सामने रोशन किए। यहाँ तक कि राम के हवाले से उन्होंने नज्म लिखी और कहा कि राम को हम इमामुल हिंद कहते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में लिखा, हिमालय के बारे में लिखा, गौतम बुद्ध के बारे में लिखा, गुरु नानक के बारे में लिखा। किस किस का मैं जिक्र करूं, वक्त यहाँ बहुत कम है। मौलाना आजाद 1888 में हमारे सबके पसंदीदा शहर, आरजुमंद शहर मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए।
जब हिंदुस्तान में वो आए अपने फैमिली के साथ, तालीम अपनी इब्तदाई हासिल की, फिर उसके बाद उन्होंने दीनी तालीम जो हासिल की और उसमें जो नाम कमाया, दीनी उमूर में मैं क्या कहूँ कि सूरह फातिहा पर उन्होंने तकरीबन 375 सफ़ात की किताब लिखी, उसकी तफसीर जो साहित्य अकेडमी से वो शायद की गई है। तहरीक आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी के बिल्कुल नज़दीकी साथियों में से रहे, हर तरह की तहरीक में आगे बढ़ते रहे। फिर इसके बाद जब वो मौका आया कि एक नौजवान को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर बनाया जाए, नजर इंतखाब मौलाना आजाद पे गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दो धारी तलवार की तरह तेज जहन रखते हैं मौलाना आजाद। मगर मैं बताऊं आपको कि 1988 में जब मौलाना आजाद की हिंदुस्तान में 100 साला तकरीबा मनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने यह करारदाद पास की कि हर साल 11 नवंबर मौलाना आजाद के यौम विलादत को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाए। हम देखते हैं कि तकरीबन 9-10 साल के इस अरसे में किसी भी अखबार में इस दिन एक नुमायां तौर पर इश्तिहार शायद नहीं होता। आज उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने भी वो बात कही और कई हमारे मुखर्रिरीन भी ये बात कई बार इसके ताल्लुक से याद दहानी करवाई कि आज चाहे वो टीपू सुल्तान हो या मौलाना आजाद हो, उनके तारीख के सफ़ात से उन्हें अलग करने की कोशिश की जा रही है। जिनकी तारीख हक़ाइक़ पर मबनी है, उनकी खिदमत रोज़ रोशन की तरह सबके सामने नुमायां हैं, मगर उनकी शख्सियत को, उनकी अजमत को दागदार करने के लिए मनसूबाबंद कोशिशें हो रही हैं। NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी किताबों से मौलाना आजाद का तस्करा निकाला जा रहा है। टीपू सुल्तान के हवाले से भी मुख्तलिफ साजिशें रची जा रही हैं। मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि जहां वतन के इन मायानाज सपूतों के कारनामों को फरामोश किया जा रहा है, बैक वक्त ऐसे भी अहबाब इस मुल्क में हैं, अपनी रियासत में हैं, हिंदुस्तान के हर हिस्से में हैं, जिन्होंने इनकी शख्सियत को, इनकी अजमत को, इनके खिदमात को सराहा और कद्र की निगाहों से देखा। पिछले 6-7 साल में मौलाना हाली की परपोती, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की मेंबर भी रही हैं, सैयदा हमीदैन, उन्होंने अंग्रेजी में मौलाना आजाद पे बड़ी मालूमात अफजा किताब लिखी और मुल्क के बड़े नामवर मुवर्रिख इरफान हबीब ने भी रीविजिटिंग मौलाना आजाद, एक बार फिर से हम उनका मुताला करें, इस उन्वान से बड़ी ही गिरा कद्र किताब लिखी है। मौलाना आजाद के हवाले से मैं आपको कहूं कि उनकी रफ्तार और गुफ्तार में जरूरी था कि हिंदुस्तान का हर सियासतदान थक जाता, मगर मौलाना आजाद जैसा आज तक हमें इंडियन पॉलिटिकल सीन पर ऐसा कोई रहनुमा नजर नहीं आया जो बैक वक्त सियासी तदब्बुर भी रखता हो, दीन की मालूमात भी रखता हो, अदबी हैसियत भी उसकी हो, सहाफत में भी उसने नाम कमाया हो। ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही हमें फिर कभी नसीब होगा। ये किस्म का बहरान है जो मैं महसूस करता हूँ। जो प्रोग्राम है क्या कर सकते ये देखिए, कर्नाटक उर्दू अकादमी की मुसलसल कोशिश है कि उर्दू की बहाव तरक्की के लिए ज़मीनी सतह पर काम किया जाए। इसीलिए हम ये सोचा कि इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए स्कूल की सतह पर एक कंपटीशन हो, सारे बच्चे उसमें हिस्सा लें। उस स्कूल में जो हिस्सा लिए होते हैं उसमें 3 बच्चों को सेलेक्ट करके यहाँ पर भेजा जाएगा। ऐसा ही आज ये बड़ी खुशी का मौका है कि सारे रियासत कर्नाटक के स्कूलों से, सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। उसी के साथ साथ हमने ये सोचा कि तलबा के साथ असातिज़ा का भी मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने महकमे एजुकेशन के साथ बातचीत करके उनको आज का दिन हम ओडी दिलाया है, उनको ओडी भी सैंक्शन हुई है, उनको PIDA भी उनके ही डिपार्टमेंट से मिलेगा। हाँ, आपने तो ये कहा था हमारे पास बहुत कम बजट है। हम कम बजट में हमें उर्दू की बका और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और हमारे कर्नाटका माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर आली जनाब DZ जमीर खान साहब ने हमारी हौसला अफजाई की है और उन्होंने हमें ये
गारंटी दी है कि हमें हाल ही में हमें कर्नाटक उर्दू अकादमी को बजट दिया जाएगा। अगर वो बजट आएगा तो हम हमारा एक्शन प्लान फिर रिवाइज करेंगे और उनके सजेशंस के तहत हमने एक नया एक्शन प्लान बनाएंगे। अब जो हमारे पास बजट है ये एक यौम तालीम और यौम उर्दू का एक जलसा मनाया जा रहा है जिसमें सारे रियासत कर्नाटक के तलबा और असातिज़ा यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम शार्टली ये नेक्स्ट मंथ के अंदर सहाफ़ियों के लिए एक हम कारगा करेंगे, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर होगा। हम उसे भी गूगल फॉर्म में हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो सहाफ़ी हिस्सा लेने के लिए चाहेंगे वो हिस्सा ले सकते हैं। वो अच्छे एक लास्ट ईयर जैसा 5 स्टार एनवायरनमेंट में किया तो वैसे